अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कॉन्सेप्ट को। प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स हैं, उनमें हमने इंटीग्रेशन लॉग फंक्शंस की और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिस्कस की कि कैसे किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉग फंक्शन की इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है। वहाँ पे मैंने एक बात कही थी आपको, अगर आपने मेरे लेक्चर्स पिछले सुने हो, दोनों लेक्चर्स, कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और लॉग फंक्शंस हैं, उनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है बाय इंटेग्रल बाय पार्ट्स। उस वक्त तक हमने नहीं देखा था कि इंटेग्रल बाय पार्ट्स क्या है, हम इस टॉपिक तक नहीं पहुंचे थे। आज के लेक्चर में हम बाकायदा डिस्कस करने वाले हैं इंटेग्रल बाय पार्ट्स को, ये कह लें आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये है क्या और ये कैसे यूज होता है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ पहले, कि आपने देखना है कि कोई भी फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई है, आपने स्टार्ट वहां से करना है कि सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन जिसका आप इंटीग्रल सोल्व करना चाह रहे हैं, वो फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो ठीक है, ओके, इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगी उसकी। या उस पर इंटीग्रेशन का रूल 1 या रूल 2 ना एप्लीकेबल हो रहा हो, ठीक है। या उस पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज या फार्मूलाज, कोई हाफ एंगल या डबल एंगल या कोई आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटीज में से कोई आइडेंटिटी तो नहीं एप्लीकेबल हो रही। तो अगर कोई भी ऐसा सीन ना हो कि फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर भी ना बने, ना उस पर रूल 1 या रूल 2 एप्लीकेबल हो, ना उस पर कोई सब्सटीट्यूशन एप्लीकेबल हो, तो वहाँ पे हम इंटेग्रल बाय पार्ट्स को यूज़ करते हैं और ये हमारा इंटीग्रेशन का आखिरी हरबा होता है। ये समझ लें आप कि आप सारे रूल्स जो पहले थे, वो सारे जो स्टेप्स थे, वो आपने 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करने की ट्राई की, मगर वो कोई भी स्टेप इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो लास्ट आपके पास जो स्टेप, लास्ट मेथड जो आपके पास बचता है, वो है इंटेग्रल बाय पार्ट्स, जो कि हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है मेन, ठीक है। इसमें 2 फंक्शंस होते हैं, हम बात कर लेते हैं कि जी कौन कौन से 2 फंक्शंस होते हैं। इंटेग्रल बाय पार्ट्स में एक चीज वादे होगी इस लाइन को पढ़ के कि इसमें 2 फंक्शंस होते हैं, लाजमी है। 2 फंक्शंस पे लगता है इंटेग्रल बाय पार्ट्स, एक पे नहीं लगता, 2 होंगे फंक्शन लाजमी। एक होता है सिंपल फंक्शन एफ एक्स, जिसको कह लिया पहले नंबर पे फंक्शन वो होता है कि सिंपल एफ एक्स होता है, यानी कि वो फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता या किसी फंक्शन का इंटेग्रल नहीं होता, सिंपली एक फंक्शन होता है। जैसे कि टेन एक्स हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कोज एक्स हो सकता है, वो कोई ना कोई फंक्शन होगा, वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या इंटेग्रल नहीं होगा, वो सिंपली एक फंक्शन होगा। जो दूसरे नंबर पे फंक्शन होगा ना इसमें, इंटेग्रल बाय पार्ट्स में, वो फंक्शन किसी फंक्शन के डेरिवेटिव लेकर बना होगा, यानी कि वो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का आंस होगा, या आप ये कह लें कि दूसरा फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ये मैंने एक जनरल नोटेशन लिखी है इंटेग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला डिनोट करने के लिए। मैं नेक्स्ट आपको फार्मूला भी बताता हूँ कि ये जी आप इंटेग्रल बाय पार्ट्स सोल्व करना चाह रहे हैं, 2 फंक्शंस हैं जिसमें आपका जो फर्स्ट फंक्शन है वो सिंपल फंक्शन एफ एक्स है, जो दूसरा फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने जी इंटू एक्स से डिनोट किया है, मगर वो जी प्राइम एक्स लिखा है यहाँ पे। ये जो प्राइम का साइन है, ये डेरिवेटिव के साइन को डिनोट कर रहा है। मैं यही बात कर रहा था कि इंटेग्रल बाय पार्ट्स के फार्मूला में 2 चीजें होती हैं, एक सिंपल फंक्शन होता है और दूसरा फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है कि एक सिंपल फंक्शन एफ एक्स है और दूसरे नंबर वाला जो फंक्शन है वो किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो लिहाजा ये कंफर्म है और ये मस्ट ऐसे ही होगा कि ये ऐसे ही आप रखेंगे इसको कि जो सिंपल फंक्शन होगा उसको आप प्रायोरिटी देंगे, प्रायोर करेंगे फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आप उसको प्रायोर नहीं कर सकते। जो आपका सेकंड नंबर पे फंक्शन होगा, ठीक है, वो फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बना होगा। यानी कि ये 2 फंक्शंस आपके सामने पड़े हैं, एफ इंटू एक्स और जी प्राइम एक्स है। इनमें से सिंपल फंक्शन है जो उसको आप रखेंगे फर्स्ट नंबर पे, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, इसको आपने फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी दी है। और ये जो फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बना है, मान लें कि ये जी एक्स था एक सिंपल फंक्शन, उसका डेरिवेटिव लेकर जी प्राइम एक्स बन गया। मुझे नहीं पता या हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि ये जी प्राइम एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स में। मैं आपको जनरल फार्मूला बता रहा हूँ। ये जो दूसरे नंबर पे फंक्शन है, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, जी प्राइम एक्स से डिनोट किया, ये आप दूसरे नंबर पे रखेंगे। ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि 2 फंक्शंस होंगे, उनमें से एक सिंपल एफ एक्स फंक्शन होगा, दूसरा फंक्शन किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। जो सिंपल फंक्शन होगा जो कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, इंटेग्रल बाय पार्ट्स के केस में आप उसको फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी देंगे, और जो फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा आप उसको सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी देंगे। ओके, इसके बाद हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, इंटेग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला। 2 फंक्शन है जी, एक है जी सिंपल एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव। करेंगे क्या आप,
इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला आपको ये कहता है, ये जो आपका फर्स्ट नंबर पे फंक्शन पड़ा है ना एफ इंटू एक्स, आप इसको एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे। पहले सबसे पहले इसको आप एज इट इज़ लिख देंगे, जो भी आप फर्स्ट नंबर पे फंक्शन चूज करें, जिसको भी फर्स्ट नंबर पे प्रयोग करें, आप प्रायोरिटी दें फर्स्ट नंबर पे, आप उसको इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करके सिंपली एफ इंटू एक्स लिख देंगे, कोई डेरिवेटिव या कोई इंटीग्रल सोल्व नहीं करेंगे। जो दूसरे नंबर वाला फंक्शन होगा ना, जो किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, यानी कि जी प्राइम एक्स होगा, वो किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, वो आपको पहचान करनी है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ये किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, आप इसका लेंगे इंटीग्रल, ये यानी कि जिस तरह मैंने लिया है कि पहले नंबर वाला फंक्शन आपने वैसे लिखा, सेकंड नंबर वाले फंक्शन का इंटीग्रल आपने लेना है। ये जो माइनस है और ये इंटीग्रल का जो ये साइन मैंने लिखा है, डाला यहाँ पे माइनस और इंटीग्रल का साइन, ये फार्मूला का है, ये हर फार्मूला ये हर क्वेश्चन में होगा जब भी आप इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज करेंगे, माइनस और इंटीग्रल का ये साइन लाजमी आएगा। और ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये जो ब्रैकेट में ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये जो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे, जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन का जो आंसर जो भी लिखेंगे वही एज इट इज आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक हो गया। अब जी प्राइम एक्स का जो भी इंटीग्रल लेके आंसर आएगा ना यहाँ पे, तो वही आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक हो गया, माइनस इंटीग्रल के साइन के बाद, ठीक है। डॉट, अभी तक हमने सिर्फ सेकंड फंक्शन को यूज किया, जो फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, अभी तक हमने सिर्फ उसको यूज किया कि भाई उसका इंटीग्रल लिया हमने और यहाँ पे भी उसी के इंटीग्रल का आंसर पुट किया है। ये जो फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन है उसको तो हमने यूज ही नहीं किया, ये जो फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन है उसका हमने लेना है यहाँ पे डेरिवेटिव, ओके हो गया। ये जो इंटीग्रल का जो साइन है ना, ये डेरिवेटिव के साइन के रेसिप्रोकल है, यानी कि इंटीग्रेशन डेरिवेशन का रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, तो ये इंटीग्रेशन का जो साइन है इंटीग्रल का साइन से सॉरी इंटीग्रल का साइन है, ये डेरिवेटिव के साइन से ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये प्राइम डेरिवेटिव का साइन था, ये प्राइम का साइन और ये इंटीग्रल का साइन आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो आपके पास सिंपली बचेगा जी इंटू एक्स। तो उस वक्त आप जब आपका इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाएगा तो आपका डी एक्स भी खत्म हो जाएगा। क्या आप इंटीग्रल नहीं अब सोल्व कर रहे हैं, आपका इंटीग्रल हो गया सोल्व। तो इसी वजह से मैंने ये डायरेक्ट इसकी जगह लिखा है एफ इंटू एक्स। तो वैसे ही ये देखें जी प्राइम एक्स का हम इंटीग्रल ले रहे थे, इसकी जगह मैंने लिख दिया जी एक्स। आप डायरेक्ट फार्मूला में जी एक्स लिखेंगे, वो मैंने आपको बताना चाहा ये जी एक्स आया कैसे है। आपने बेसिकली सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ली है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लिया है, तो फिर ये डेरिवेटिव का साइन यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रल के साइन से कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली जी एक्स बच गया माइनस इंटीग्रल, ये वाला जो माइनस इंटीग्रल है, तो यहाँ पे भी यही सीन हुआ, ये माइनस का सॉरी माइनस का कह दिया, इंटीग्रल का जो साइन है, ये वाला इंटीग्रल का साइन, ये डेरिवेटिव के साइन से आपके डेरिवेटिव के साइन से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे भी जी एक्स बच गया। तो फर्स्ट जो नंबर पे जो आपने फंक्शन लिखा है, आपने उसका इंटीग्रल नहीं लेना, उसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इंटीग्रल बाय फार्मूला बाय पार्ट्स के फार्मूला से दो पॉइंट्स वादे हुए कि दो फंक्शंस हो गए, एक सिंपल फंक्शन, दूसरा फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। जो सिंपल फंक्शन होगा वो पहले आप एज इट इज लिखेंगे और दूसरे नंबर वाले फंक्शन का पहले इंटीग्रल सोल्व करेंगे। माइनस इंटीग्रल फार्मूले के मुताबिक आएगा, जो यहाँ पे आप लिखेंगे वही एज इट इज वहां पे लिखेंगे। और अब आप करेंगे फर्स्ट नंबर वाले जो फंक्शन का उसका काम करेंगे, उसका आप लेंगे डेरिवेटिव, यानी कि जो सिंपल फंक्शन है इंटीग्रल बाय पार्ट्स में उसका लेना है अपने डेरिवेटिव, और जो फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है ऑलरेडी, उसका आपने लेना है इंटीग्रल। सही हो गया, ये इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला बन गया, ठीक हो गया। आपको ये चीज़ इन डिटेल आपको समझ लग जाएगी अगर आप एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, आपको ये चीज़ कंप्लीटली तौर पे समझ लग जाएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये आप फार्मूला देख लें, हम फार्मूला ये नेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं। अच्छा जी, आई होप कि आपको इस पॉइंट की समझ लग गई है। इससे भी मैं एक आसान चीज़ करने वाला हूँ आपके लिए, वो एक आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, एक सीक्वेंस बताऊंगा जिसके मुताबिक आप याद रखेंगे कि किसको प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे देनी है और किसको सेकंड नंबर पे देनी है। उस सीक्वेंस का नाम है जी, शॉर्टली आप पढ़ सकते हैं, आई लेट भी पढ़ते हैं, मतलब आई पहले लिख लेते हैं कि एल बाद में लिख लेते हैं। मैं इसको पढ़ रहा हूँ लाइएट, लाइएट कह लें, लिएट भी कहते हैं, लाइएट भी कहते हैं। ये कोई नेम नहीं है, ये बेसिकली फर्स्ट लेटर को कंबाइन करके ना एक वर्ड बन गया, ठीक है। उसको हम कह रहे हैं कि जी बोल रहे हैं उसको कि लाइएट है ये, ठीक है। इसको इस सीक्वेंस को याद रखना है, लाइएट को। इसमें लिखा है मैंने, गिव प्रायोरिटी टू फंक्शंस इंटीग्रल बाय पार्ट्स का जब भी आप फार्मूला यूज करेंगे तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप फंक्शंस को प्रायोरिटी देंगे कि भाई किसको पहले नंबर पे रखना है। दो फंक्शंस होंगे ना आपके पास, मैं पहले बता चुका हूँ, तो उसमें से किसको पहले नंबर पे रखना है, किसको सेकंड नंबर पे रखना है। इस इंटीग्रल बाय पार्ट्स के फार्मूला में इस सीक्वेंस को यूज करेंगे,
ठीक हो गया। ये चीज़ वही है, ये जो अभी आपको मैंने बताई, ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये फर्स्ट पेज का जो कॉन्सेप्ट दिए, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। वो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ दी है। आप एक्सरसाइज 3.4 सोल्व करेंगे एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स की, उसमें एक क्वेश्चन आएगा कोसेकंड क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन, वो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। तो आपको वहां पे पता लगेगा कि भाई यहाँ पे लाइएट का तो वो कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं हो रहा, सीक्वेंस का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा लाइएट का। तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे ये जनरल कॉन्सेप्ट यूज होगा जो मैंने आपको बताया है कि पहले नंबर पे फंक्शन को उसको रखना है जो सिंपल फंक्शन होगा, जो फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता होगा, ये डेरिवेटिव लेकर आया होगा, आपने उसको सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी देनी है। ये चीज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दी है, ये आपको उसको कुछ क्वेश्चन में हेल्प करेगी। ठीक है, एनीवेज हम एक आसान मेथड यूज करने वाले हैं कि एक सीक्वेंस आपने याद रखना है, एक वर्ड याद रखना है लाइएट। लाइएट फंक्शंस का सीक्वेंस है जिसमें एक फंक्शन सीक्वेंस के साथ लिखे, इस सीक्वेंस को आपने याद रखना है, इसके मुताबिक आपने फंक्शंस को प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले एल आता है, एल से फंक्शन बनता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन। इसका मतलब लॉग फंक्शन जब भी आएगा इंटीग्रल बाय पार्ट्स में, उसके साथ जो कोई भी फंक्शन हो, आप लॉग फंक्शन को फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी देंगे। इस किससे कम प्रायोरिटी वाला नंबर है फंक्शन है जो, वो है आई से बनता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉग फंक्शन से कम प्रायोरिटी वाला फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आई से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी कम प्रायोरिटी वाला फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन, और अलजेब्रिक फंक्शन से भी कम प्रायोरिटी वाला फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक से भी कम प्रायोरिटी वाला, सबसे कम प्रायोरिटी वाला फंक्शन है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप इस तरतीब को याद रखिएगा और आपको ये पता होना चाहिए ये फर्स्ट लेटर से कौन सा फंक्शन बन रहा है। इंशाल्लाह आपको इंटीग्रल बाय पार्ट्स बहुत ही समझ आएगा। ठीक हो गया, इससे क्वेश्चन आपके सारे सोल्व हो जाएंगे। ये जो पहले पेज का मैंने आपको अभी कंसेप्ट दिया है, ये हम जो पहला पेज डिस्कस कर रहे थे, ये भी आप चीज़ याद रखिएगा, वरना आप ये भी अगर याद रख लें इंटीग्रल बाय पार्ट्स के लिए लाइएट का जो सीक्वेंस है वो आप याद रख लें, तो आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जो इस प्रायोरिटी लिस्ट में लाई नहीं कर रहा, यानी कि एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, 2 आ जाता है या 1 आ जाता है, वो तो इस प्रायोरिटी लिस्ट में आ ही नहीं रहा, तो आप ऑब्वियस बात है उसको सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि वो इस प्रायोरिटी लिस्ट में लाई ही नहीं कर रहा। तो आप इस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग फंक्शंस को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें हमने प्रायोरिटी देनी है। इंटीग्रल हम बाद में सोल्व करते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें एक आपको फंक्शन दिया है अलजेब्रिक, एक्स इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, और एल एन एक्स है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आप ये देखें प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग या सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या कौन सा आता है, अलजेब्रिक है और एक लॉग है ना, इन दोनों में से पहले कौन सा फंक्शन आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में आता है। तो इसका मतलब है लॉग फंक्शन को आप फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, और अलजेब्रिक फंक्शन को आप सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद आप ये देख लीजिए और एग्जांपल जिसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको बोला है और एक ये बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप ये देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिस्ट में पहले आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल, तो आपको पता लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले नंबर पे प्रायोरिटी देंगे। इसका ये मैटर नहीं करता कि यार ये तरतीब क्या दी है, यानी कि पहले एक्सपोनेंशियल लिखा है क्वेश्चन में और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में लिखा है, मगर जो आपने प्रायोरिटी देनी है वो अरेंजमेंट करनी है, जो साइन एक्स को पहले नंबर पर प्रायोरिटी देनी है, कोस जो आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको आपने सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, प्रायोरिटी आप इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं देंगे कि इंटीग्रल बाय पार्ट्स पे को किस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करने को कहा गया है। ठीक है, आपने इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज करना है, उसमें आप देखें जी कि दोनों फंक्शन में पहले नंबर पे कौन सा दिया है आपको, ऐसे नहीं, आप प्रायोरिटी खुद सिलेक्ट करेंगे इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप ये थर्ड एग्जांपल देख लें जिसमें एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक है अलजेब्रिक फंक्शन। तो अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट या सीक्वेंस को देखें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी किया जाएगा और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद है एल एन एक्स, ये कौन सा फंक्शन है जी, ये तो सिंपल एक ही फंक्शन आ गया। अब आप घबरा चुके होंगे इससे कि मैंने तो आपको कहा है कि इंटीग्रल बाय पार्ट्स दो फंक्शंस पे लगता है, यहाँ पे तो सिर्फ एक फंक्शन है। और यही चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की कि लॉग फंक्शन का जब हम इंटीग्रल सॉल्व करना चाहें तो वहाँ पे हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स को यूज़ करते हैं। ये अब वही बात आ गई जो पिछले लेक्चर्स में हमने की है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने लॉग फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन के बारे में बात की और हमने वहाँ पे ये कहा था कि हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स को सोल्व करेंगे। अब हम उसी पे पहुंच गए
चुके हैं कि हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स को यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे। मैं आपको ये सोल्व करके भी दिखाऊंगा। पहले हम देख लेते हैं प्रायोरिटी कैसे देनी है। यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज करने के लिए हमेशा दो फंक्शन होने चाहिए। यहाँ पे सिंपल एक लॉग फंक्शन पड़ा है, दूसरा फंक्शन तो है नहीं है, तो आपको दूसरा फंक्शन कैसे बनाना है। आप कॉन्स्टेंट वन ऐड सॉरी कह दिया, यहाँ पे काउंट कर ले .1, ठीक है। किसी भी फंक्शन के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई ना हो रहा हो तो आपको पता है कि वहां पे हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। ln x डॉट 1 लिख दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पे दो चीजें बन गई। एक बन गया लॉग फंक्शन और दूसरे को नाम दे दिया, ये कांस्टेंट है, इसको कह दिया कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन तो इस प्रायोरिटी लिस्ट में आता ही नहीं है सीक्वेंस में, तो ऑब्वियस बात है जो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आ रहा तो वो ऑब्वियस बात है वो सेकंड नंबर पे ही जाएगा, और जो प्रायोरिटी लिस्ट में आ रहा है इन दोनों में से वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में भी यही चीज की गई कि यहाँ पे भी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक एक ही फंक्शन पड़ा है आपके पास, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने यही देखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन इंटीग्रल बाय पार्ट्स के कांसेप्ट से सोल्व होती है, तो हम वही देख रहे हैं। हम पहले प्रायोरिटी दे लें कि किसको पहले नंबर पे देनी है और किसको सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देनी है। आपको फिर यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे तो दो फंक्शन होने चाहिए, दूसरा फंक्शन है नहीं, तो आप .1 कर देंगे यहाँ पे इंसर्ट, ठीक हो गया। तो .1 लिख देंगे, मतलब 1 के साथ 1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किसी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो वहां पे 1 तो होता ही मल्टीप्लाई। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट में आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फर्स्ट नंबर पे। ये जो कांस्टेंट फंक्शन है 1, जो कांस्टेंट फंक्शन है ये प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आ रहा, तो आप इसको सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देंगे। ये होगी जी हमारे प्रायोरिटी देने का सीक्वेंस कि हम कैसे दो फंक्शंस में से फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी किसको देंगे और सेकंड नंबर पे प्रायोर किस फंक्शन को करेंगे, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ, ठीक है। यही फंक्शन की एग्जांपल देख लेते हैं, ln x का इंटीग्रल देख लेते हैं। यहाँ पे वही बात कि ये फंक्शन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बन रहा। इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको चीज़ बताई कि आपने इंटीग्रल बाय पार्ट्स पर डायरेक्ट जंप नहीं करना होता, आपने पहले पिछले रूल्स देखने होते हैं कि भाई ये जो ln x फंक्शन लॉग फंक्शन है ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर तो नहीं आता, तो किसी भी डेरिवेटिव फार्मूला में ln x आपको आंसर में नहीं मिलेगा। यहाँ पे रूल 1 या रूल 2 तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, क्योंकि ln x का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, फिर लगता होता है रूल 1 या रूल 2, फिर लगेगा रूल 1 या रूल 2। मगर ln x का डेरिवेटिव होगा x के हिसाब से 1/x, वो तो इसके साथ मौजूद ही नहीं है, ना इसके ऊपर मौजूद है न्यूमरेटर में, ना इसके साथ नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रूल 1 रूल 2 भी नहीं लगेगा। और जो बच गई है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज, वो तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए है, वो तो लॉग फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं ना होगी। तो यहाँ पे आखिरी हरबा आपके पास क्या बचता है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स का बचता है कि आप इसकी इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। आखिरी हरबा आपके पास इंटीग्रल बाय पार्ट्स का बचता है। इंटीग्रल बाय पार्ट्स के लिए दो फंक्शन होने चाहिए, हमने यहाँ पे .1 कर लिया। तो अभी हम देख चुके हैं कि ये प्रायोरिटी लिस्ट में आ रहा है, इसको फर्स्ट नंबर पे दिया है, और जो प्रायोरिटी लिस्ट में फंक्शन नहीं आ रहा उसको आपने सेकंड नंबर पे प्रायोर किया, ठीक हो गया जी। प्रायोरिटी उसको सेकंड नंबर पे दी है यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स। ये इंटीग्रल बाय पार्ट्स का फार्मूला लिखा है कि इंटीग्रल बाय पार्ट्स के फार्मूला के अकॉर्डिंग दो फंक्शंस होते हैं। जो फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन होता है वो सिंपल फंक्शन होता है, हमेशा जो फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन है वो सिंपल एफ होगा, वो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होगा। जिसको आप हाँ सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी देंगे वो किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ठीक हो गया जी, वो किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अब मैंने लाइएट की हेल्प क्यों ली, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं देख सका कि यार इसमें से मैं देख लूं कि कौन सा फंक्शन डेरिवेटिव लेकर बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा। तो यार ln x किसी का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनता, 1 जो है वो किसी ना किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव लेकर आता है, यानी t का t के हिसाब से ले 1 आता है, x का x के हिसाब से ले 1 आता है, ठीक हो गया। तो यानी कि 1 किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है, तो इस हिसाब से इसको सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी दी गई है। इस तरह भी आप प्रायोरिटी दे सकते हैं, मगर बेटर ये है कि आप लाइएट के फार्मूले को यूज करें, वो आपके लिए ज्यादा आसान दे, ठीक है। आप मगर क्वेश्चंस में जहां पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स सोल्व करेंगे वहां पे आप फार्मूला ये लाजमी याद रखिएगा। अगर आपको ये नहीं याद होता तो आप चाहे इसको रट्टा लगा लें, फार्मूले का हिंट लाजमी दीजिएगा, ठीक हो गया। कंसेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ कि भाई ये जो फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन है वो सिंपल फंक्शन है, और जो सेकंड नंबर पे फंक्शन पड़ा है वो किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन वैसे ही, सेकंड नंबर वाला जो फंक्शन जो किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बना है आप उसका इंटीग्रल लेंगे, तो इंटीग्रल का साइन डेरिवेटिव के साइन से कैंसिल होकर g इंटू एक्स बच जाएगा, माइनस इंटीग्रल ये फार्मूले का है। जो चीज यहाँ पे आप लिखेंगे, जो भी चीज
वही एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे आप, ठीक हो गया। ये डॉट का साइन है साथ। अब आपने फर्स्ट नंबर को यूज करना है, फर्स्ट नंबर वाले फंक्शन को यूज करना है, जो कि आपने अभी यूज नहीं किया, सिंपली एफ एक्स लिखा था, आप उसका लेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स, यानी कि फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव। ये जो डी एक्स साथ आ रहा है ये इस इंटेग्रल के साइन की वजह से आ रहा है। ये आपको बता रहा है कि भैया आपने अभी इंटेग्रल सोल्व करना है जो कि एक्स के हिसाब से करना है। ये जनरल फार्मूला हो गया जो कि मैं आपको बता चुका। अभी इसी फार्मूला को यूज करते हुए, इसी फार्मूला के कंसेप्ट को यूज करते हुए ये हम इंटीग्रल ln x का इंटीग्रल सोल्व करते हैं कि भाई दो फंक्शंस हो गए, ये फर्स्ट नंबर पे प्रयोग किया गया और ये सेकंड नंबर पे, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन ln x है वो एज इट इज है, आपके सामने है, ये देखें जी एज इट इज है ln x। ये जो सेकंड नंबर वाला फंक्शन है 1, आपने इसका लेना है इंटीग्रल। आप अगर रफ पे इंटीग्रल सॉल्व करें x के हिसाब से, यहाँ पे लिखा है ना dx, तो x के हिसाब से इसका इंटीग्रल सॉल्व करें तो आपको एक स्टेप में इसकी इंटीग्रेशन पता लग जाएगी कि यार इसकी इंटीग्रेशन आती है x। कि आपको पता है कि मैंने कांस्टेंट नंबर की इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना सिखाई है। तो 2 होता तो 2x आ जाता है, 5 होता तो 5x आ जाता, 1 है तो 1x आ गया, सिंपली x आ गया। तो इस तरह मैंने लिखा कि भाई फर्स्ट नंबर वाला फंक्शन वैसे ही इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, सेकंड नंबर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन, ये जो x लिखा है ना ये डेरिवेटिव लेके नहीं आया, ये 1 का इंटीग्रल लेके आया, ठीक हो गया। सेकंड नंबर फंक्शन का इंटीग्रल लेके आया माइनस इंटीग्रल, ये चीज फार्मूला की है। ये जो चीज यहाँ पे आप लिखी है, आपने लिखी है एज इट इज, ये चीज यहाँ पे लिखी गई है एज इट इज, x को लिखा गया है। अभी तक हमने सेकंड डेरिवेटिव का इंटीग्रल लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को तो एज सेकंड डेरिवेटिव कह दिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लिया हमने अभी तक, ठीक हो गया। सॉरी वो जुबान स्लिप कर गई तो मैं अल्फाज आगे पीछे कर गया कि हमने सेकंड नंबर वाले फंक्शन का इंटीग्रल अभी तक सॉल्व किया, फर्स्ट नंबर वाले फंक्शन को तो एज इट इज लिखा है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया ln x का, x के साथ आप डेरिवेटिव ले तो आपको जुबानी याद होना चाहिए कि ln x का x के हिसाब से डेरिवेटिव आता है 1/x, ठीक है। मैंने ये 1/x लिख लिया और ये जो dx साइन है ये इस इंटीग्रल के साइन के लिए आ रहा है। ये जो x है ये x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो इंटीग्रल में अंदर बच जाएगा अकेला 1 का इंटीग्रल आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस, ये माइनस वाला साइन है। इस तरह आपके पास ये इंटीग्रेशन आपके पास ये सोल्व होगी ln x की इंटीग्रेशन। इसी तरह हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन देख लेते हैं कि tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन कैसे आती है आपके पास, tan इनवर्स x फंक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करें, tan इनवर्स x फंक्शन है आपके पास, यहाँ पे भी देखें, डायरेक्ट ना जाएं, रट्टा ना लगाएं कि यहाँ पे यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए वो आपका इंटीग्रल बाय पार्ट्स ही लगना है। अगर किसी को भूल भी जाता है तो वो पिछले रूल्स पहले देख ले ना, ये फंक्शन किसी का डेरिवेटिव लेकर बनता है। tan इनवर्स x किसी भी डेरिवेटिव फार्मूला में नहीं आता, बल्कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिया जाता है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि tan इनवर्स x फंक्शन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनता। तो पहली चीज तो गलत हो गई ना, पहला पॉइंट तो रॉन्ग हो गया कि ये फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनता। दूसरी चीज ये कि ना इस पर रूल 1 लग रहा है ना रूल 2, क्योंकि रूल 1 लगाने के लिए और रूल 2 भी लगाने के लिए फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है। ना इसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है इस फंक्शन का, ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि आना था 1 और 1 प्लस x फिर इसका डेरिवेटिव। अगर आपको डेरिवेटिव फार्मूलाज याद हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तो वो नहीं मौजूद फंक्शन का डेरिवेटिव, तो रूल 1 रूल 2 भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटी नहीं लग रही, क्योंकि रीजन क्या है, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पता है कि वाज़ेह फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही। तो आखिरी हर बार यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स का बचता है। तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स के लिए दो फंक्शन होने चाहिए यहाँ पे, तो एक ही फंक्शन है tan इनवर्स x, तो हमने डॉट 1 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो फंक्शन बना लिए। तो जब आप प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये tan इनवर्स x तो प्रायोरिटी लिस्ट में आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तौर पर, मगर ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं आ रहा, तो इसको आपने सेकंड नंबर पर प्रायोरिटी दी है, ठीक है। तो आप इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज करेंगे। यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स, अब मैंने फार्मूला नहीं लिखा क्योंकि मैं अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरे वाली एग्जांपल में। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि ये जो आपने क्या करना है, जो पहले नंबर वाला फंक्शन है वो एज इट इज आपने लिखना है, tan इनवर्स x एज इट इज लिखा आपने, डॉट ये जो सेकंड नंबर वाला फंक्शन है 1, इसका आपने इंटीग्रल सोल्व करना है, जो कि हम अभी ऊपर सोल्व कर चुके हैं। 1 का इंटीग्रल x के हिसाब से आपको जुबानी पता है कि वो कितना आना है x, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। ये जो चीज जितनी यहाँ पे लिखी है वही एज इट इज यहाँ पे लिख रही है। ये जो माइनस और इंटीग्रल का साइन लिखा है ये फार्मूला का है। यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर फंक्शन का इंटीग्रल लेके जो आंसर आया ना, सेकंड नंबर वाला फंक्शन था 1, उसका x के हिसाब से इंटीग्रल लेके जो आंसर आया ना x है, वो भी वही एज इट इज यहाँ पे आपने लिखना भी लिख दिया। अब आपने फर्स्ट नंबर वाले फंक्शन को यूज करना है। फर्स्ट नंबर वाला जो फंक्शन है ना उसका आपने लेना है डेरिवेटिव x के हिसाब से, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ने, तो आपको डेरिवेटिव का फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए।
वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आ चुका आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बन चुका मल्टीप्लाई करके x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चीज तो सोल्व होगी, मल्टीप्लाई किया x और tan इनवर्स x को, तो x tan इनवर्स x बन चुका। माइनस इंटेग्रल वैसे ही, बटे के ऊपर x है और बटे के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप चीज देखिएगा कि ये जो फंक्शन आपके पास बना है, ठीक है, ये है क्वेश्चन फॉर्म में आपके पास मौजूद। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्म में मौजूद है आपके पास फंक्शन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जिसमें मैंने इन डिटेल आपको बताया कि कैसे आप किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं A to Z। यहाँ वहाँ पे मैंने आपको चीज़ बताई है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं लेक्चर सुना तो वो लेक्चर सुन ले। एनीवेज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ को कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल सोल्व करते हैं, ठीक है, तो वहां पे आप देखते हैं कि ये फंक्शन किसी का डेरिवेटिव लेकर बनता है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसी का डेरिवेटिव लेकर नहीं आता x/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज अ होल चीज। दूसरी चीज आप ये देखते हैं कि इस पे रूल 1 एप्लीकेबल हो रहा है या रूल 2। अगर क्वेश्चन फॉर्म है तो रूल 2 पे जाएंगे, अगर क्वेश्चन फॉर्म यानी बटे वाली फॉर्म नहीं है तो आप रूल 1 पे जाते हैं। यहाँ पे जाएंगे आप रूल 2 पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म मौजूद है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि फंक्शन की क्वेश्चन फॉर्म मौजूद है। तो रूल 2 आपको ये कहता है कि बटे के नीचे होता है आपका फंक्शन मौजूद, डिनोमिनेटर में जो चीज पड़ी होती है वो होता है आपका जनरल फंक्शन। ठीक है, उसकी होल पार होनी चाहिए 1, तो यहाँ पे होल पार 1 नहीं है। ये तो 2 जो आपको पार नजर आ रही नीचे, ये x की है, 1 की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे होल पार 1 नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि होल पार 1 होने के बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बनना चाहिए। अगर आप x के हिसाब से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है, अगर आप इसको x के हिसाब से डिफरेंशिएट करें तो आपको पता लगेगा कि इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। तो ऊपर तो अकेला मौजूद है x, फर्क इसका है मिसिंग क्या है चीज है, 2 मिसिंग है। ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट मिसिंग है। तो कोफिशिएंट या कांस्टेंट का मसला हो तो वो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकते हैं। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लीकेशन में चाहिए था हमें 2x, ठीक है, बनाना था ना, तो मल्टीप्लिकेशन वाला 2 इधर, डिवीजन वाला 2 इधर लिखा गया। ठीक हो गया जी। तो ये चीज अब बन चुकी है कि रूल 2 वाली सीन यहाँ पे बन चुका है। अलजेब्रिक फंक्शन पे रूल 2 एप्लीकेबल हुआ कि फंक्शन बटे के नीचे मौजूद, उसकी होल पार 1 है और उसका डेरिवेटिव अब ऊपर बन रहा है। ठीक हो गया, 2x बन रहा है। तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं बाय रूल 2 ऑफ इंटीग्रेशन। ये रूल का भी आई बटन पे आप क्लिक करके आपको लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, रूल 1 और रूल 2 के लेक्चर को भी, अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं लिए। ठीक हो गया जी। 1/2 है तो आपके पास ये इंटीग्रल सोल्व हो चुका। इसी तरह आप एक और एग्जांपल सोल्व कर सकते हैं जिसमें आपको 2 फंक्शंस दे दिए हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन नहीं है, ऑलरेडी गिवन है आपको 2 फंक्शन, आपको डॉट 1 यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है 2 फंक्शन बनाने के लिए। अब यहाँ पे ये है एक अलजेब्रिक फंक्शन, एक है लॉग फंक्शन। तो अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट में देखेंगे लाइएट के अकॉर्डिंग एल पहले आता है, यानी लॉग फंक्शन पहले आता है, और ए जो अलजेब्रिक फंक्शन का ए है लाइएट के अकॉर्डिंग बाद में आता है। यहाँ पे आपने सिर्फ देखना है 2 फंक्शंस कौन कौन से हैं और दोनों में से पहले कौन सा आता है। तो लाइएट के अकॉर्डिंग लॉग फंक्शन पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो ये फर्स्ट नंबर पे होगा, प्रयोग किया जाएगा, और ये किया जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन सेकंड नंबर पे प्रयोग। तो आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं कि ln x को पहले लिख दें, x को बाद में लिख दें, मल्टीप्लिकेशन हो रही तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे यूज करें यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट नंबर पे फंक्शन जैसे कि मैं आपको लिखवा चुका हूँ, और ये आपके पास ये है सेकंड नंबर पे फंक्शन। ठीक है, आप इंटीग्रल बाय पार्ट्स को यूज करेंगे। पहले नंबर वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज है, सेकंड नंबर वाले फंक्शन का इंटीग्रल, सेकंड नंबर वाला फंक्शन क्या है आपके पास x है। ये मैं इसको गंदा कर दिया, सॉरी, मैं इसको अरेज कर देता हूँ, आपको पता तो चल गया कि पहले नंबर पे कौन सा रखा है, सेकंड पे कौन सा रखा है। ये जो सेकंड नंबर पे फंक्शन है x, इसका इंटीग्रल लेना है। ये रफ पे मैंने लिया, आप इसको रफ पे सोल्व कर लीजिएगा। आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक पे चेक करेंगे, पंजाब टेक्स्ट बुक है जी, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक की FSC पार्ट 2 मैथमेटिक्स की, तो वहां पे ना एग्जाम्पल्स में लेटिंग करके इंटीग्रल बाय पार्ट्स को सोल्व किया होगा, और कुछ क्वेश्चन उसने लेटिंग के बगैर भी किए होंगे जैसे मैं करवा रहा हूँ। तो हम लेटिंग के बगैर करेंगे वरना क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसका पता लगवा सकते हैं कि ये जो सेकंड नंबर वाला फंक्शन है x है, इसका x के हिसाब से इंटीग्रल क्या होगा। ये जो मैंने रफ पे सोल्व किया कि भाई x का इंटीग्रल सोल्व करना है, x है अलजेब्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे वही सीन कि अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन का लेक्चर आपने अगर मेरा लिया हो तो आपको बगैर देखे पता लग जाएगा कि यार इसका इंटीग्रल क्या है। फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट ये लेक्चर ले रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हो, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई अलजेब्रिक फंक्शन पे रूल 1 या रूल 2 एप्लीकेबल होता है मोस्टली। यहाँ पे गया मैं रूल 1 पे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म नहीं है, बटा नहीं है यहाँ पे, तो रूल 2 पे हम नहीं जाएंगे, रूल 1 पे जाएंगे। रूल 1 के अकॉर्डिंग फंक्शन जो होगा उसकी यहाँ पे होल पार जितनी मर्जी होती, n पार होती, जो कुछ मर्जी होता है,
यहाँ पे रूल वन के अकॉर्डिंग, उसकी पार के बगैर उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी कि एन पार भी होती है ना यहाँ पे, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करना था उसकी पार के बगैर, यानी कि एन के बगैर अकेला क्या बचता है, एक्स है, एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव लेके क्या बनता है 1, एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव लिया तो 1 वो साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो आपको पता है वहाँ क्या मल्टीप्लाई होता है 1, तो इसका मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फंक्शन की टोटल पार कितनी थी 1, तो आप उस टोटल पार में एक ऐड कर दें और टोटल पार में एक नीचे भी ऐड कर दें, तो टोटल पार ओरिजिनल पार थी 1, उसमें एक ऐड किया तो ऊपर भी 2 बन गया, और डिवीजन में भी एक ऐड किया तो नीचे भी 2 बन गया। इस तरह इसका मतलब है कि x की जो इंटीग्रेशन आई है आपके पास, x फंक्शन की इंटीग्रेशन आई है बाय यूजिंग रूल 1 ऑफ इंटीग्रेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे रूल 1 लगा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इंटीग्रेशन आई है एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, तो आपने यहाँ पे x की इंटीग्रेशन यानी कि सेकंड नंबर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन पुट की एक्स स्क्वायर ओवर 2, सी आप एंड पे पुट करिएगा जब आपके पास सारा इंटीग्रल का साइन क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा, आप वहां पे सी ऐड कर दीजिएगा, एट द एंड कोई मसला नहीं है, यहाँ पे ना करिए। तो आपने लिखा जी x की इंटीग्रेशन x के साथ है एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस इंटीग्रल, जो चीज यहाँ पे लिखी है ना एक्स स्क्वायर ओवर 2 वही चीज एज इट इज यहाँ पे लिखी गई, माइनस इंटेग्रल के साइन के बाद, माइनस और इंटेग्रल के साइन के बाद जो चीज यहाँ पे लिखी वही एज इट इज यहाँ पे लिखी गई, डॉट, फिर ये जो फर्स्ट नंबर वाला जो फंक्शन था ये जो एज इट इज लिखा था इसका डेरिवेटिव चाहिए, इसका एक्स के साथ डेरिवेटिव लिया ln x का, वो आता है 1 ओवर एक्स, जब हमने 1 ओवर एक्स पुट किया तो ये जो x है एक्स स्क्वायर में से एक x के साथ यहाँ पे कैंसिल हो रहा था, हमने कैंसिल कर दिया है, तो ऊपर बचता है x और बटे में बचता है 2 एज अ कोफिशिएंट है, तो आपको पता है कोफिशिएंट का इंटीग्रल नहीं लिया जाता, तो इसी वजह से हमने 1 ओवर 2 को एज अ कोफिशिएंट बाहर निकाल दिया, बटे में से 2 को बाहर निकाल दिया, तो अंदर बच गया x। तो अभी हम सोल्व करके हटेंगे कि भाई x का इंटीग्रल क्या होता है, बाय यूजिंग रूल 1, बाय रूल 1 फंक्शन है उसकी होल पार जितनी मर्जी हो उसको आपने कंसिडर नहीं करना, बार मैं बता रहा हूं कि रूल 1 में आपने फंक्शन की टोटल पार को कंसिडर नहीं करना होता, उसकी पार के बगैर आपने डेरिवेटिव लेना होता है, तो अगर आप x की पार भी होती ना यहाँ पे 2, 3, 4 या बटे वाली भी होती, आप उसको कंसिडर ना करते, सिंपल x ही देखते, x के x के साथ डेरिवेटिव देखे तो 1 बनता है, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट तो मल्टीप्लाई हो रहा है, x का डेरिवेटिव 1 है तो साथ इसके मल्टीप्लाई कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा बाय रूल 1 ये जनरल हिंट दिया रूल 1 का, मैंने ये वाला जनरल हिंट है रूल 1 का कि फंक्शन है अगर उसका पार कंसिडर किए बगैर उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो टोटल पार में एक ऐड कर दो, डिवीजन में भी एक ऐड कर दें, तो यही चीज हमने की एक्स स्क्वायर ओवर 2 कर दिया, ठीक है, बाय रूल 1 इंटीग्रेशन सोल्व हो गई, अब मैंने 2 × 2 4 बना दिया, ये हमारे पास इंटीग्रल सोल्व हो गया, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल सोल्व हो गई हैं, यही कॉन्सेप्ट इसी तरह के क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.4 में सोल्व करेंगे, जब हम एक्सरसाइज 3.4 पे पहुंचेंगे। अब आपका सारा थ्योरी का काम खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी इंटीग्रेशन की सारी जो थ्योरी थी मैंने करवा दी है। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए इंटीग्रेशन का, फिर आपको मैंने इंटीग्रेशन के जो मोस्ट बेसिक रूल्स हैं, 2 इंटीग्रेशन के रूल्स हैं उनके बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद मैंने आपको अलजेब्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन सोल्व करना सिखाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन इन डिटेल सोल्व करना सिखाई, A to Z चीज़ बताई, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट दिया, फिर लॉग फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करने का बताया, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करने का बताया, और एट द एंड बताया कि जब पहले सारे रूल्स जितने भी मैंने अभी नाम लिए हैं इनमें से कोई भी मेथड एप्लीकेबल ना हो तो एंड पे आप इंटीग्रल बाय पार्ट सोल्व यूज करेंगे, जो कि हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स ये जो सीरीज है मेरे जो पहले तकरीबन 16 लेक्चर हैं, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 भी सोल्व की गई है पहले 3-4 लेक्चर्स में, ये जो पहले 16 के लेक्चर हैं, ये 15-16 लेक्चर्स हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 15-16 लेक्चर्स जिस तरह भी सुन लेते हैं, तवज्जो से सुन लेते हैं, तो आपके लिए इंशाल्लाह इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, क्योंकि मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया और ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मैंने किसी की कॉपी नहीं की है, मैंने कोशिश की है कि आपको आसान अल्फाज में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना आपको इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, मैं आपको फुल गाइड करूँगा। तो हम इंशाल्लाह बाकायदा एक्सरसाइज का आगाज़ करने लगे हैं, एक्सरसाइज 3.2 का। अब आप देखेंगे कि आप क्वेश्चंस खुद सोल्व करेंगे, मगर शर्त ये है कि जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरी प्लेलिस्ट है चैप्टर नंबर 3 FSC पार्ट 2 मैथमेटिक्स की, उसके जो पहले 15-16 लेक्चर है ना वो आप लाजमी सुनिएगा, तो आपको इंटीग्रेशन की A to Z समझ लग जाएगी कि इंटीग्रेशन में होता क्या है, आपका सारा चैप्टर 3 कवर हो जाएगा, उसमें बच जाएगा फिर सिर्फ मतलब कि आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस बच जाएंगे अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ लग जाती है।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने स्टूडेंट्स, साथ वाले स्टूडेंट्स जो आपके क्लास फेलोज हैं, उनके साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा, इस चैनल का लिंक को, ताकि उनका भी भला हो सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।